नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन। एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ जहर उगलना ममता बनर्जी को उल्टा पड़ा है, जिसके बाद उनकी चीखें दिल्ली तक सुनाई दे रही हैं। बंगाल में अब तक बीजेपी चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ममता ने बंगाल में करीब 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बनाए हैं। यानी राहुल गांधी का बीजेपी वोट चोरी करती है वाला आरोप अब टीएमसी पर लागू होता नजर आ रहा है। इस बीच अमित शाह से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई, जिसने ममता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शाह ने डीएम, मुख्य सचिवों और सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि सीमा से 30 किलोमीटर तक के इलाके में अतिक्रमण और अवैध ढांचों को हटाया जाए, साथ ही घुसपैठियों पर गंभीरता से कार्रवाई करें। इधर विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर पेश की जा रही है, उसमें टकराव की दरारें अभी से नजर आने लगी है, जिसका असर बिहार से बंगाल और केरल तक दिखाई देने वाला है। क्या बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आने वाला है? क्या है विपक्षी एकजुटता की असल कहानी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी फिलहाल अपने ही किले में घिरती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग, एसआईआर का जो दांव चला था उन्होंने, वो उन पर ही उल्टा पड़ गया है। देखिए, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। जी, अधीर रंजन चौधरी का बयान पूरे बंगाल में वायरल चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, बंगाल में कम से कम 35 से 40 लाख फर्जी वोटर ममता बनर्जी ने बनवाए हैं। फर्जी वोटर है नहीं, फर्जी वोटर ममता बनर्जी ने बनवाए हैं। अब राहुल गांधी किस मुंह से वो वोट चोरी का इल्जाम इलेक्शन कमीशन या फिर भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं? जी, अब इंडी गठबंधन के अंदर ही मारधाड़ शुरू हो गया। आदर दो ही केस है ना। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने कहा होगा कि भाई ये बयान दो, वो हर चीज में जो है राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाती है, तुम उसके ऊपर सवाल खड़े करो। या फिर अधीर रंजन चौधरी ने अपने मन से ये बयान दिया। अगर अपने मन से बयान दिया तो ये कांग्रेस पार्टी बंगाल में टूटने वाली है, अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में आने वाले, ये सिग्नल मिल रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि मोर्चा खोल दो, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा बवाल इंडी गठबंधन के अंदर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब रही बात बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, आपने देखा अभी पिछले 2-3 दिनों से एक अलग किस्म का बवाल चल रहा है। सोनिया गांधी के एक दोस्त है, उनको अचानक से कोई एक्टिविस्ट बता रहा है, प्रशांत भूषण जो है साथ में चला जा रहा है, हर्ष मंदिर चला जा रहा है, और वो असम गए। असम से लौट के दिल्ली में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले बयान दिलवाया गया कि पूरी दुनिया तो अल्लाह की है, बांग्लादेशी आकर के रहते तो कौन सा फर्क पड़ता है, सबके लिए जगह होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी कि भाई देखिए, ये मानवीय ग्राउंड पे जो है रोहिंग्या को घुसा लो। किस लिए? क्योंकि असम के अंदर वहां पे चुनाव भी होने हैं और वहां पे डंडा चला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ममता बनर्जी तो पहले यही बात बोल रही थी जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं आज, कि वामपंथियों ने मुसलमानों को घुसा लिया, बंगाल को बचाओ। और ये तो बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जो ड्रामा होता था, वो रोती थी आंख से आंसू, और ये कहती थी कि बंगाल में मुसलमान सबको वामपंथियों ने घुसा दिया, बंगाल बर्बाद हो गया। पार्लियामेंट में पहली बार किसी सांसद ने पूरा का पूरा फाइल उठा करके स्पीकर के सिर पे मारा था, वो ममता बनर्जी थी, बाल योगी साहब थे। और जब उनको पकड़ धकड़ किया गया, हाथापाई शुरू हुई, और उस समय भी कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग मुसलमानों के साथ, रोहिंग्या के साथ, बांग्लादेशियों के साथ। तो ममता बनर्जी
समाजवादी पार्टी के एक लीडर, नाम लेना ठीक नहीं है, उसको घूंसे मार रही थी पार्लियामेंट के अंदर कि रोहिंग्या को हटाओ, बांग्लादेशियों को हटाओ। तो ये आप देखिए कि कैसे इन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है घुसपैठियों को लेकर के। इट इज ओनली बीजेपी जिसका स्टैंड पॉइंट शुरू से कंसिस्टेंट रहा है कि ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां से सबको जाना होगा। यानी बंगाल में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन अब तक बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां पेश कर रही थी, लेकिन क्या अब कांग्रेस ने भी दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है? देखिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच एक साठगांठ सिर्फ इस लेवल पर होती है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से दूर रखा जाए। ये कांग्रेस की पहले से तरीके रहे थे, दिल्ली में भी ऐसा ही किया करता था, और इसलिए कांग्रेस के कुछ नेता बेशर्मी से अपनी हार का जश्न मना रहे थे, दिल्ली में भी और पश्चिम बंगाल में भी। और उसके बाद यही अधीर रंजन चौधरी ने ही बोला था, बंगाल में हम हार गए हैं, दिल्ली में जश्न मना रहा है लोग जी। इस बात के लिए अधीर रंजन चौधरी ने ही बयान दिया था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब तो उन्हें साइड कर दिया गया। लेकिन ये तो है कि जैसे बार बार ये जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों में जाकर टारगेट शिफ्ट होगा। जहां पर सरकार बीजेपी की है ही नहीं, वहां पर वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर कैसे लगाएंगे? जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, पहले से खराब प्रदर्शन किया, 18 लोकसभा सीट से घट के 12 पर आ गई, वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे कहोगे कि ये वोट चोरी कर रहा है? तो वहां तो वामपंथी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों ममता बनर्जी पर ही ये आरोप लगाएंगे। और यही बात पहले से भी चल रही थी, हम लोगों ने कई बार ये चर्चा की है कि अभी बिहार में SIR की प्रक्रिया को लेकर ये लोग एकजुट है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से इन लोगों को चुनौती है। लेकिन जहां पर ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, उन जगहों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएंगे? जहां सरकार इनके गठबंधन नहीं, तो जो आजकल चर्चा चल रही है यूनाइटेड अपोजिशन, एंटी बीजेपी अलायंस या इंडी अलायंस, क्योंकि अभी चर्चा इन लोगों के बीच चल रही है। ये लोग बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपना नाम क्या रखें। इंडी अलायंस कहोगे तो फिर केजरीवाल, ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं है, तो कैसे कहोगे कि इंडी अलायंस एक है? फिर उसके बाद अपोजिशन की बात करोगे तो सारी पार्टियां अलग अलग दिखाई पड़ेगी, अपोजिशन पार्टियां तो सारी है। दूसरी तरफ ये एंटी बीजेपी अलायंस की बात करोगे तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका सॉफ्ट नेचर है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। जैसे YSRCP की बात करिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी TDP के साथ गठबंधन में है, फिर भी YSRCP है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दिखाई पड़ती है। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी है। तो अभी इन लोगों का खेल शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, अब आगे चुनाव होना है, तो वहां पर कांग्रेस अगर ये मुद्दा ही ना उठाए तो फिर कांग्रेस को जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और ममता बनर्जी पर अटैक ही नहीं करोगे, तो फिर ममता बनर्जी के खिलाफ वाले वोट आपके पास क्यों जाएंगे? क्यों न एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए? तो इसलिए इन लोगों को लगा कि अब आगे क्या करोगे। और पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा है, फर्जी वोटर का मुद्दा है। तो फर्जी वोटर बनाने का, उसको अपने साथ रखने के ये सारे आरोप तो ममता बनर्जी पर ही लगेंगे। इसलिए अब शुरू हो गया है ये, इन्होंने जो SIR का विरोध करना शुरू किया और फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, PM मोदी अमित शाह पर आरोप लगाए, और दूसरी तरफ से अब कांग्रेस सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ आई है, कम्युनिस्ट पार्टियां आएगी और फिर ममता बनर्जी को अकेले इन सारे आरोपों से लड़ना होगा। और तब ममता बनर्जी कहेगी कि कांग्रेस की औकात क्या है, वामपंथी कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे ये ममता बनर्जी बार बार बोलती थी कि इन घुसपैठियों के कारण, ये फर्जी वोटर के कारण पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार है, वो बातें फिर से ये याद दिलाएगी। तो अभी ये पश्चिम बंगाल का खेल शुरू हुआ है। थोड़े दिन के अंदर जब ये वाद विवाद शुरू होगा तो फिर बिहार पर भी इसका असर पड़ेगा कि ये वोट चोरी के आरोप में आपस में ही ये कैसे उलझे हुए हैं। बिल्कुल, तो TMC और कांग्रेस के बीच अभी और विवाद होगा, लेकिन इस बीच पूरे विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्षी एकजुटता की जो दम भरा जा रहा है, उसकी असल कहानी क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, कोई एकता है कहाँ जी।
राजीव ने तो यही एक्सप्लेन किया ना कि भाई अभी केरल में जाकर के आप किसको कहोगे वोट चोर, भाई तमिलनाडु में किसको कहोगे वोट चोर। आपने सारे मुद्दे को साइड करके वोट चोर आप कह रहे हो। बंगाल में किसने की चोरी? तो ये आपस में ही ये लोग लड़ेंगे। लेकिन अभी लड़ने का और भी बहाना जो कह सकते हैं कि अमित शाह देंगे, और वो आप ये समझिए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि 40 लाख। हमने कल एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी में हमने बताया था कि जो नई रिसर्च है कि कितना पोटेंशियल फर्जी वोटर्स हैं, उसकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा। ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ से ज्यादा। और जिस संगठन ने इसका रिसर्च किया, उस रिसर्च में यह बताया कि हमने बहुत ही अपने तरफ से एक मिनिमम फिगर हम लेकर के आ रहे हैं, अदरवाइज कहानी कुछ और है। इस तरह के रिसर्च 3-4 दिन पहले आए। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए, उन्होंने कहा घुसपैठियों को भगाएंगे। अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश आ गया 30 किलोमीटर। और ये जो नई शुरुआत है कि जितना इंक्रोचमेंट है, इलीगल कॉलोनीज है, उसको साफ करो। कारण ये बांग्लादेशी रोहिंग्या वहीं आकर के रहते हैं, उनको बसाया ही जाता है सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर, रेलवे के किनारे, बस अड्डे के किनारे। जो सरकारी जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन, सरकार के पास जिस जमीन को होना चाहिए, वहां का लोकल नेता वो गांव, जैसे देखिए दिल्ली के अंदर में अभी जो बुलडोजर चला, किसने बसवाया था? यहां पे ये अमानतुल्लाह ने बसवाया, केजरीवाल ने बसवाया। ये जो फ्रेंड्स कॉलोनी के इधर कालिंदी गार्डन के जो लेफ्ट साइड में जो जहां पे रोहिंग्या, उसको बसाया जाता है। वो जमीन क्यों? क्योंकि वो डिस्प्यूटेड जमीन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कि वो किस राज्य में पड़ता है। आपने रोहिंग्या को वहां बसा दिया, बांग्लादेशियों को बसा दिया, तो अब बुलडोजर चल रहा है वहां पे। तो ये जो आदेश गया है कि भाई पहले खाली करो, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कुछ केंद्र सरकार को कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिल्ली से ही कुछ जो है आईएएस अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सस्पेंड करना पड़ेगा, उनको वापस जो है दिल्ली बुला करके, या उनको काला पानी जो है अंडमान निकोबार भेजिए, तब जाकर के ये लोग ब्यूरोक्रेसी जो है वो साथ में पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ की जो सरकार है टीएमसी, उसका वो आंख नाक कान, उसका कार्यकर्ता की तरह वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन काम करता है। तो ये जो आगे होने वाला है, तब आप देखिएगा कि और भी ज़्यादा माहौल जो है वो गरमाएगा। फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अधीर रंजन चौधरी जो 40 लाख बोल रहे हैं, क्या फिर उसी पे कायम रहेंगे? ये आपस में अभी लड़ने वाले हैं। दे हैव डायल्ड अ वेरी वेरी रॉन्ग नंबर। यानी अमित शाह के आदेश के बाद विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो विपक्षी एकता, जो एनडीए के खिलाफ पूरा जो विपक्ष को एकजुट करने की बात की जा रही है, उसमें कितना दम? देखिए, एकजुटता दिखाने की कोशिश करना और एकजुट होना, ये दोनों में अंतर है। एकजुटता दिखाने की कोशिश करने वाले में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल होते हैं, जिनको ये दिखाना होता है, बताना होता है कि देखो भाई, राहुल गांधी हैं जो पीएम मोदी के अपोजिट हैं, और पीएम मोदी की तरह विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बन सकते हैं। किसी और पार्टी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब आप 4 बार कॉल करके, उनकी जी हुजूरी करके उनसे कहोगे कि एक बार आकर शामिल हो जाओ, तो वो शामिल होंगे ही। स्टालिन को क्या लेना देना है कि बिहार के चुनाव में उसके आने जाने न जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे तो पता है कि हमारे जाने से इस गठबंधन को और नुकसान होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु के प्रति, वहाँ के मुख्यमंत्री के प्रति और स्टालिन परिवार के प्रति बिहार में क्या चलता है उनको भी पता है। लेकिन अगर 4 बार बोला जाएगा कि नहीं, एक सीएम तो चाहिए, ऐसे ही हमारे पास सीएम ही कितने हैं, अपोजिशन पार्टियों के पास स्टेट ही कितने हैं, 6-7 स्टेट बचे हैं, उनके सीएम को बुला लो। और
इसी बीच ये लोग कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की छवि ऐसी बनाओ जिसमें दिखाई पड़े कि देखो दूसरी पार्टियां भी इनके पीछे खड़ी है, लेकिन धरातल पर देखें, ग्राउंड पर देखें तो ये सब अलग अलग दिखते हैं। अखिलेश यादव ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी हर मीटिंग में चैलेंज होता है कि कांग्रेस के पीछे पीछे हम लोग नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इन तीनों ने पिछले दिनों कई मीटिंग की है और इसमें बातचीत यही हुई कि देखो हमारे स्टेट में ये कांग्रेस हमारे ही वोटर से पलेगा, हमसे ही बढ़ेगा। अगर इसको मजबूत करोगे तो आगे ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इसको लगता है मुलायम सिंह यादव आए, उसके बाद अखिलेश यादव आए, अभी ये अगली पीढ़ी की भी तैयारी करेंगे। तो जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी हम फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको इतना ही दो जितने में ये जीवित रह सके और हमारे लिए आधार बनाते रहे कि नहीं नहीं एक नेशनल पार्टी नेतृत्व कर रही है, छोटी पार्टियां साथ में है, हम लोग मजबूती से खड़े हैं। इसलिए इन लोगों ने औकात बताने की सोच ली है। पश्चिम बंगाल में झगड़ा शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बेस है अपोजिशन पार्टी के इन नेताओं का भी। और सबसे पहले इन लोगों के पहले मुस्लिम राजनीति कांग्रेस ही करती रही है। इन्हीं लोगों ने कांग्रेस से ही तोड़कर वो मुस्लिम वोटर अपने साथ किए। तो इसलिए ये लोग अलग दिशा में एक प्लानिंग पर चलते हैं और कांग्रेस बाहर में दिखाने की कोशिश करती है कि ये हमारे साथ है। इसलिए पिछले दिनों जब भी मीटिंग बुलाने की बात की, एक बार ऑनलाइन मीटिंग होगा, संसद परिसर में इन लोगों की मीटिंग नहीं हो पाई, सब अपने अपने रास्ते पर विरोध प्रदर्शन हंगामा कर रहे थे। कुछ मुद्दे जो कॉमन होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिनको सबको उठाना है ताकि इन लोगों का जो सबसे बड़ा बेस है मुस्लिम, इसको खुश करना है, तो ये वहां पर एकजुट होने की कोशिश करते हैं। अभी एक एक करके एक्सपोज होंगे। शुरू हो गया केरल के अंदर भी, सीपीएम ने, सीपीआई ने मांग करने शुरू कर दी, कांग्रेस के उन नेताओं को बाहर करो जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बार बार कि यहां विचारधारा की लड़ाई है और यहां वोट चोरी करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उसके खिलाफ भी बात चल रही है। तो जितने ये एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड पर जाते जाते ये उतने ही बिखरे हुए नजर आते हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल से ममता दीदी की विदाई तय मानी जा रही है। फर्जी वोटर का जो नेटवर्क उन्होंने तैयार किया है उसे ध्वस्त करने की तैयारी भी हो चुकी है। इधर चुनाव आयोग बड़ी तैयारी के साथ बंगाल कूच करने वाला है, तो कांग्रेस में भी बंगाल में ममता की दिक्कतें कांग्रेस ने बढ़ा दी हैं। विपक्षी एकजुटता पर अभी सवाल उठने लगे हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।